ह्यूमन आई की लेक्चर की सीरीज में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन, या फिर मैं क्या बोलूँगा, पावर ऑफ अकोमोडेशन भी बोल सकते हैं या फिर अकोमोडेटिव पावर भी बोल सकते हो, कुछ भी ऐसे बोला जा सकता है। ठीक है, तो अच्छा, अगर जैसे मान लो कि मैं पहले वर्ड ही केवल लिख दे रहा कि अकोमोडेशन, कोई मुझे बता सकता है कि अकोमोडेशन का मतलब क्या होता है, इसका जनरल मीनिंग क्या होता है? भैया चेंज चेंज Try to satisfy चेंज the हाँ, need. सेटिस्फाई करना, अडेप्ट कर जाना, है ना। जब नहीं, भी चेंज आप जैसे मान लो कि चेंज अगर आप होता है किसी भैया। लोकेशन में जा रहे हो, ठीक है, आप मान लो कि अगर किसी लोकेशन में जा रहे हो और आप वहाँ के वेदर कंडीशन के साथ आप अगर अडेप्ट हो जा रहे हो, इसका मतलब है कि आप वहाँ की कंडीशन के अकॉर्डिंग आप एकोमोडेट हो जा रहे हो। ठीक वैसे आपकी ह्यूमन आई भी होती है। ह्यूमन आई मतलब अगर मैं जैसे ह्यूमन आई में अगर एक नॉर्मल आई की बात करता हूँ, तो जो तुम्हारी नॉर्मल आई होती है वो तुम्हारी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को भी देख सकती है। जब मैं बोलता हूँ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट मतलब वो ऑब्जेक्ट जो काफ़ी दूर है, और उसके साथ साथ मतलब क्या कहते हैं, वो नियर बाय ऑब्जेक्ट भी दे सकती है। तो एक आई की एक ऐसी पावर जिसमें मतलब वो क्या कहते हैं, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को भी बड़े आसानी से देख सकती है, नियर बाय ऑब्जेक्ट को भी देख सकती है बिना किसी प्रॉब्लम के, और वो बड़े आसानी से रेटिना में इमेज बना ले। उसी को हम लोग बोल देते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। क्या बोल देते हैं? पावर ऑफ अकोमोडेशन। तो देखो, जब अब मैं बात करूंगा कि पावर ऑफ मतलब क्या कहते हैं, अकोमोडेटिव पावर आएगी कब कब, कैसे 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 वेरिएबल वो कैसे चेंज आ जाती है। जैसे मान लो कि हमें मालूम है कि अगर कोई भी चीज़ है, अगर मान लो कि तुम्हारे घर के आसपास जो डेस्क रखी होगी, टेबल रखी होगी, तो वहां से जो लाइट रे आती है वो पहले तो डाइवर्जिंग होती है। कैसी होती है तुम्हारी? डाइवर्जिंग होती है। तो अगर वो पास में है तो वो डाइवर्जिंग ही रहेगी, लेकिन अगर कोई एक इन्फिनिटी में ऑब्जेक्ट रखा है, तो इन्फिनिटी में रखे हुए ऑब्जेक्ट की जो लाइट रे होती है स्टार्टिंग में तो डाइवर्जिंग होती है, लेकिन हमारे तक आते 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 वो कैसा हो जाता है, डाइवर्जिंग से वो हो जाती है तुम्हारी पैरेलल हो जाती है। तो डाइवर्जिंग से बन गई तुम्हारी पैरेलल लाइट रे, और फिर जब वो तुम्हारी पैरेलल लाइट रे बन गई तो फिर उसको यार कन्वर्ज कराना पड़ेगा, अगर तुम्हें इमेज इमेज मतलब अगर बनवानी है। तो कन्वर्ज कराने के लिए हमारे ह्यूमन आई में तुम्हारे पास दो चीजें हैं। एक तो तुम्हारा कॉर्निया है जो कि मतलब सबसे ज्यादा कन्वर्ज करा देता है, और उसके साथ साथ तुम्हारा ह्यूमन आई है जो कि किस तुम्हारा फॉर्मेशन का हो रखा है, तुम्हारा तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस का हो रखा है। तो कॉन्वेक्स लेंस की वजह से जो तुम्हारा डिस्टेंट ऑब्जेक्ट में जो रखा होता है, जो कभी स्टार्टिंग में डाइवर्जिंग होता है, लाइट रे आते आते तुम्हारी पैरेलल हो जाती है, पैरेलल आने के बाद वो कन्वर्ज होती है, और कन्वर्ज होने के बाद फिर वो मतलब क्या कहते हैं, हमारी रेटिना में जाके इमेज बनाती है। तो ये जो पैरेलल लाइट रे जो आ रही है, जो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से आ रही है, और वो जो कन्वर्ज हो रही है, कन्वर्ज होने के बाद जो हमारे रेटिना पे जो इमेज बन रही है, वो अकोमोडेट कर रही है। क्या कर रही है? वो अकोमोडेट कर रही है। वो पावर मतलब वो आई की पावर है, मतलब वो आंख की ताकत है, वो इतनी पावर है कि वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को भी रेटिना में इमेज बना पा रही है। वो क्यों बना पा रही है? क्योंकि वो उसको कन्वर्ज कर पा रही है। लेकिन अगर मैं बोलूंगा कि जो उसका कन्वर्जिंग पावर है, अगर जैसे मैं बोल देता हूँ कि उसका अकोमोडेटिव पावर, या फिर अगर मैं बोल देता हूँ कन्वर्जिंग पावर, तो मैं कन्वर्जिंग पावर किसकी बात करूंगा? कॉर्निया की या ह्यूमन आई के लेंस की बात करूंगा? तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं ह्यूमन आई के लेंस की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा मैं? ह्यूमन आई के लेंस की बात करूंगा। तो जो ह्यूमन आई का जो तुम्हारा लेंस है, उसकी जब कन्वर्जिंग पावर चेक की जाती है, जब भी कभी भी कोई भी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से लाइट रे आ रही होती है, तो उस समय जो तुम्हारा ह्यूमन आई का जो मतलब कन्वर्जिंग पावर होता है, वो एक तरीके का लो कन्वर्जिंग पावर होता है। कैसा होता है तुम्हारा? लो कन्वर्जिंग पावर होता है। तो इस चीज को हमेशा याद रख लेना, किसका होगा? तुम्हारा लो कन्वर्जिंग पावर का होगा, है ना। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से ये आ रही है ना, लाइट रे अगर जैसे मान लो कि पैरेलल आ रही है, और ये तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, ये तुम्हारा एक, ये मैं मान लो कि ये तुम्हारा एक तुम्हारा लेंस है, कन्वेक्स लेंस है। तो अगर मान लो कि ये तुम्हारा रेटिना का पोर्शन है, तो इसको मतलब क्या कहते हैं, रेटिना तक मतलब ये जो पैरेलल लाइट रे आ रही है, इसको कन्वर्ज कराने के लिए ज़्यादा ताकत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो इसी वजह से हम लोग जो बोलते हैं ना कि यार डाइवर्जिंग जो लाइट रे होती है स्टार्टिंग में, जो कभी इन्फिनिटी में होती है, आते आते जो पैरेलल हो जाती है, और ह्यूमन आई उसको मतलब क्या कहते हैं, उसको कन्वर्ज करा के रेटिना में जो इमेज बनाता है, तो जो उस समय ह्यूमन आई का जो कन्वर्जिंग पावर होती है, वो कन्वर्जिंग पावर थोड़ी सी लो होती है। क्यों होती है? क्योंकि मतलब क्या कहते हैं, उसको मतलब ज़्यादा ताकत लगाने की, ज़्यादा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लगाने की ज़रूरत होती ही नहीं है। तो अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं बोल देता हूँ कि अगर कोई लाइट रे डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से आ रही है, ठीक है, और वो जो तुम्हारा ह्यूमन आई है उस समय उसका में कन्वर्जिंग पावर उसकी कम है, तो मुझे बताओ फिर उसकी फोकल लेंथ कैसी होगी? ज़्यादा होगी या कम होगी? मुझे बताओ, मुझे बताओ। फोकल लेंथ कन्वेक्स लेंस की फिर मतलब हमारे ह्यूमन आई की क्या होगी? ज़्यादा होगी या कम होगी? बताओ मुझे, बता सकता है कोई?
भैया कम नहीं, फोकल लेंथ कैसी होगी कम तुम्हारी? होना लार्ज है। होगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारी उधर कन्वर्जिंग साइड पावर में। कम है। कन्वर्जिंग पावर का कम होना मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होना। क्या होना तुम्हारा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा कम होना। और जब तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो ऑब्वियस सी ज्यादा हो बात गया। है कि अगर कोई भी लाइट रे अगर आ रही होगी तो वो तुम्हारे मतलब तुरंत तुरंत मतलब प्रिंसिपल एक्सेस पे कन्वर्ज नहीं होगी, थोड़ी दूर कन्वर्ज होगी जाके। और जब वो तुम्हारी दूर कन्वर्ज हो रही है तो उसका मतलब है कि ऑप्टिकल सेंटर से लेके जहाँ वो कन्वर्ज हो रही है तो वो फोकल लेंथ की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। और अगर उसके साथ साथ अगर मैं पूछूं कि मुझे बताओ लेंस की फिर थिकनेस क्या होगी अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका कम है? मतलब थिन होगा या थिक होगा, मुझे बताओ। बताओ क्या होगा? सर थिन। हाँ, थिन होगा। तो इस चीज को हमेशा याद रखना। थिन जब मैं थिन। पावर ऑफ अकोमोडेशन टेन। की बात सुनो, अब सुनो। जब मैं पावर ऑफ अकोमोडेशन की बात करूंगा और उसमें बोलूंगा कि हाँ कोई लाइट रे तुम्हारे डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से आ रही है, कहीं दूर से आ रही है, दूर से आ रही है तो स्टार्टिंग में डाइवर्जिंग रहेगी। इस चीज को हमेशा याद रख लेना। आते आते वो लाइट रे तुम्हारी पैरेलल हो जाएगी और पैरेलल होने के बाद जब वो कन्वर्ज करेगी तो तुम्हारे ह्यूमन आई पे मतलब क्या कहते हैं रेटिना पे कन्वर्ज हो जाएगी। लेकिन जब वो कन्वर्जिंग जो होगा वो उसका लो कन्वर्जिंग पावर होगा। क्यों? क्योंकि ह्यूमन आई को इतनी ज़्यादा ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं है रेटिना तक मतलब इमेज पहुंचाने के लिए। तो जिसकी वजह से उस समय जो फोकल लेंथ होता है वो ज़्यादा होता है और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो तुम्हारा कम होता है, जिसकी वजह से जो तुम्हारा लेंस होता है वो कैसा हो जाता है? तुम्हारा थिन हो जाता है। तो मुझे बताओ, ये पहला केस मतलब क्या कहते हैं जब ऑब्जेक्ट तुम्हारा डिस्टेंस पे होता है, ये समझ में आया कि नहीं आया? पहले मुझे इतना बताओ। आ गया? हाँ अब भैया। देखो, अब मैं दूसरा केस बताता हूँ जब तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो तुम्हारा नियर होता है, नियर बाय होता है। देखो जैसे मान लो कि ये तुम्हारी आंख है, ठीक है, ये आंख का तुम्हारा ये लेंस है। और अगर मान लो कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, जैसे मान लो कि पेड़ है या कुछ भी है, तो लाइट रे तो तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं तुरंत मतलब यहाँ से डाइवर्ज हो रही है। अब देखो तुम अगर तुम ध्यान से अगर जैसे और ऐसे बना दे तो जैसे मान लो कि इधर डाइवर्ज हो रही है, तो इसको डाइवर्ज कराने मतलब ये डाइवर्ज है, यहाँ तुम्हारी पैरेलल नहीं आ रही है। तो इस डाइवर्जिंग लेंस को भी तुमको कन्वर्ज कराना, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे पास जो उस समय लेंस होना चाहिए वो बहुत ही ज्यादा बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए, मतलब बहुत ही ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होना चाहिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होना मतलब मैं अगर जैसे बात करता हूँ तो इसका मतलब है कि वो तुम्हारा थिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? थिक होना चाहिए, ताकि वो बड़े आसानी से ये जो तुम्हारी डाइवर्जिंग लाइट रे आ रही है और डायरेक्ट जो तुम्हारे उसमें लेंस पे पड़ रही है वो तुरंत मतलब क्या कहते हैं तुम्हारे रेटिना में तुरंत मतलब वो इमेज बना दे। क्योंकि पैरेलल लाइट रे आ रही है तो उसके लिए तो बड़े आसानी से मतलब क्या कहते हैं थिन, अगर मतलब लेंस थिन भी होगा तो भी काम चल जाएगा। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट पास में रखा है तो उसकी लाइट रे तो पहले तो डाइवर्ज हो रखी है, उसको पैरेलल होने का मौका ही नहीं मिल रहा है। और जब उसे पैरेलल होने का मौका ही नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब है कि अब अगर मुझे रेटिना में इमेज बनानी है तो रेटिना में इमेज में तभी बना पाऊंगा जब मेरा जो लेंस होगा, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, वो तुम्हारा थिक होगा। उसका जो फोकल लेंथ होगा, फिर मुझे बताओ फोकल लेंथ क्या होगा? कम होगा या ज़्यादा होगा फिर? कम होगा भैया। हाँ, उस केस में क्या हो जाएगा? उसका फोकल लेंथ कम होगा। तो अभी देखो अगर तुम लोग बस केवल इतना जान लोगे ना कि हाँ तुम्हारा नियर बाई ऑब्जेक्ट रिफ्रैक्ट मतलब डाइवर्जिंग रे होती है, वो बेचारी पैरेलल नहीं हो पाती, जिसकी वजह से हमारी जो ह्यूमन आई का जो लेंस होता है वो थिक रहता है। उस समय कैसा रहता है? एकदम थिक रहता है, उसकी उस समय फोकल लेंथ कम रहती है। तब जाके वो हमारी आईज में जो इमेज बनाता है उसको वो एकोमोडेट कर पाता है। कैसे कर पाता है? तब वो एकोमोडेट कर पाता है। और डिस्टेंस ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि डिस्टेंस ऑब्जेक्ट में तुम्हारे आई लेंस को थिन ही रहना पड़ता है, ज़्यादा मतलब उसको थिक नहीं होना पड़ता। क्यों? क्योंकि लाइट रे पैरेलली आ चुकी होती है, तब उसके लिए बड़ा आसान हो जाता है मतलब क्या कहते हैं एकोमोडेट कराना। तो यहाँ मैं पावर ऑफ अकोमोडेशन की जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं तुमको ये समझाना चाह रहा हूँ कि आई लेंस की मतलब क्या कहते हैं उस समय कैपेबिलिटी क्या है जब कभी भी लाइट रे आ रही है। तो मैं बोलता हूँ कि यार आई लेंस तुम्हारे इमेज को अकोमोडेट करा पा रहा है डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को तब जब वो आई लेंस तुम्हारा थिन है, जब आई लेंस का फोकल लेंथ ज़्यादा है। और मैं बोलूँगा कि यार तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं आई लेंस है एक इमेज को अकोमोडेट करा पा रहा है रेटिना में तब जब जो लाइट रे आ रही है वो तुम्हारे नियर बाई से आ रही है। तो मैं बोलूँगा जब नियर बाई से आ रही है तब तुम्हारा जो आई लेंस का जो अकोमोडेटिव पावर है वो तब ही हो पाएगा जब मतलब क्या कहते हैं उसका फोकल लेंथ कम होगा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, मतलब कि आई लेंस तुम्हारा थिक होगा। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया?
हाँ भैया। इतना आ गया ना। तो इसी को हम लोग बोल देते हैं अकोमोडेशन बोल देते हैं। इसी को क्या बोल देते हैं हम लोग, इसी को हम लोग बोल देते हैं यार अकोमोडेशन ऑफ आई, अकोमोडेशन ऑफ आई पावर, या फिर मतलब आंख की मतलब कितनी पावर है, अकोमोडेटिव पावर है। तो याद रख लेना जो आई है ना, वो इमेज को फोकस्ड कराता है, मतलब चाहे वो डिस्टेंस हो चाहे वो नियर बाई ऑब्जेक्ट हो तुम्हारे रेटिना में। और वो रेटिना में इमेज को मतलब कैसे डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और नियर ऑब्जेक्ट को करा पा रहा है, फोकल लेंथ के थ्रू करा पा रहा है। तो फोकल लेंथ जब मतलब मान लो कि चेंज कर पा रहा है, तो वही तभी मतलब क्या कहते हैं वो इमेज तुम्हारी बना पा रहा है। और अगर जैसे मैं पूछूं कि फोकल लेंथ चेंज करने से मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है, और मैं अगर तुमसे पूछूं कि यार वो क्या मतलब ऐसे हवा में हो जा रहा है क्या, तो नहीं, तुम क्या बोलोगे, नहीं भैया जो उसके अकोमोडेटिव पावर है, जो एक्चुअली में जो वो फोकल लेंथ को चेंज कर पा रहा है, उसके पीछे जो सबसे बड़ा हाथ है, वो बड़ा हाथ है आपका सिलियरी मसल्स का हाथ है। किसका हाथ है, सिलेरी मसल्स का हाथ है। तो जब सिलेरी मसल्स एक मतलब क्या कहते हैं, सिलेरी मसल्स तुम्हारे सस्पेंसरी लिगामेंट से एक अटैच होता है, और सस्पेंसरी लिगामेंट तुम्हारा एक आइलैंड से अटैच होता है। तो जब तुम्हारा सस्पेंसरी लिगामेंट जब तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं मतलब सॉरी जब तुम्हारा सिलेरी मसल्स सस्पेंसरी लिगामेंट को घसीटता है, तो घसीटने की वजह से क्या होता है, आइलैंड्स भी घसीट जाता है। तो जब आइलैंड्स पहले कभी ऐसे हुआ करता था, ठीक है, और इसका एक मतलब क्या कहते हैं, ये सस्पेंसरी लिगामेंट मान लो, और ये तुम्हारा मान लो कि ये तुम्हारा हो गया, ये तुम्हारा क्या कहते हैं इसको, वो मान लो कि इसको क्या बोल सकते हैं, इसको मतलब बोल दो कि सिलेरी मसल्स हो गया। तो जब ये इसको घसीटेगा तो क्या होगा कि ये जो आई लेंस है ये थोड़ा सा फैला हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा। तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं कि हाँ यार मतलब क्या कहते हैं, जब भी कोई डिस्टेंस है अगर तुम्हारी इमेज आ रही होती है, तब उस केस में क्या करता है कि जो तुम्हारा सिलियरी मसल्स है, वो सिलियरी मसल्स तुम्हारा क्या करता है, इस सस्पेंसरी लिगामेंट को घसीटता है, जिसकी वजह से मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा ये जो तुम्हारा लेंस है, आई लेंस घसीट जाता है। तो आई लेंस तुम्हारा क्या हो जाता है, थिन हो जाता है। थिन होने की वजह से इसका जो फोकल लेंथ होता है, फोकल लेंथ चेंज हो जाता है। और जब फोकल लेंथ चेंज होता है तब जाके तुम्हारे रेटिना में इमेज बनती है। तो कैसे तुम्हारा आई का जो अकोमोडेटिव पावर है वो तुम्हारे फोकल लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, और वो फोकल लेंथ तुम्हारा चेंज करा पा रहा है, कौन करा पा रहा है, तुम्हारा सिलियरी मसल्स करा पा रहा है। ठीक वैसे अगर जैसे मान लो सिलेरी कि मसल्स। हाँ सिलेरी मसल्स करा पा रहा है। और ठीक वैसे अगर जैसे मैं बोल देता हूँ कि यार फिर सिलेरी मसल्स का रोल कैसा है, जब तुम्हारा ऑब्जेक्ट मतलब क्या कहते हैं नियर बाय रखा हो। तो देखो अगर नियर बाय ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो नियर बाय ऑब्जेक्ट रखेगा तो फिर क्या होगा, उसको मतलब लाइट रे को और कन्वर्ट कराना है, और कन्वर्ट्स कराना है, तो इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ज़्यादा होना चाहिए। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तभी ज़्यादा हो पाएगा जब मतलब क्या कहते हैं कि जब तुम्हारा लेंस थिक होगा। तो उस केस में क्या होता है, ये जो तुम्हारा सिलियरी मसल्स है, ये जो तुम्हारी मसल्स है, ये अपने आप को रिलैक्स कर देता है। क्या कर देता है, रिलैक्स कर देता है। रिलैक्स करने की वजह से क्या है कि जो तुम्हारा सस्पेंसरी लिगामेंट है वो अपने आप को रिलैक्स कर लेता है। तो जब ये रिलैक्स कर लेता है तो फिर ये जो तुम्हारा आई लेंस है, ये आई लेंस अपने आप में मतलब क्या कहते हैं थोड़ा सा मोटा हो जाता है। तो मोटा होने की वजह से वो थिक हो गया, और जब वो थिक हो गया तो उसका मतलब है कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ गया, और जैसे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा वैसे उसका फोकल लेंथ कम हो गया। तो कैसे तुम्हारा डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, नियर बाई ऑब्जेक्ट अपने फोकल लेंथ को चेंज कर पा रहे हैं सिलेरी मसल्स के थ्रू, यही तुम्हारा होता है एकोमोडेशन। इसी को क्या बोल देते हैं, एकोमोडेशन। अब देखो एक चीज सबसे खास बात ये है कि जब भी आई की कभी भी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को देखती है, किसको देखती है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखती है, मतलब काफी दूर ऑब्जेक्ट को देखती है। तब दूर ऑब्जेक्ट को जब वो अपने आई में बना रही होती है, जब रेटिना में जब इमेज बना रही होती है, तब हम लोग उस समय बोलते हैं यार ये उस समय अनअकोमोडेटिव स्टेज में है। किस स्टेज में, तुम्हारा अनअकोमोडेटिव स्टेज में। कि मतलब क्या कहते हैं कि तब तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं इसको, मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारे इस सिलेरी मसल्स को वर्क करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से इसको बोल देते हैं कि यार इस समय सिलेरी मसल्स तुम्हारा अकोमोडेटिव है। मतलब वो उस समय अडॉप्ट नहीं हो पाया, मतलब वो उस समय मतलब खींचातानी में लगा हुआ है। लेकिन जैसे ही मतलब क्या कहते हैं कि जैसे ही मतलब क्या कहते हैं कि आप मतलब क्या कहते हैं मतलब क्या कहते हैं डिस्टेंस मतलब नियर बाय ऑब्जेक्ट में आ जाते हो, तो नियर बाय ऑब्जेक्ट आने में फिर क्या होता है कि वो जो आपका मतलब सिलेरी मसल्स है वो रिलैक्स हो गया। तो जब वो रिलैक्स हो जाएगा तो फिर उसके बाद फिर हम लोग उसको बोल देते हैं कि हाँ इस समय जो मतलब क्या कहते हैं आई की कंडीशन है वो एक अकोमोडेटिव स्टेज में हो रखी है, वो एक तरीके से अकोमोडेटिव हो रखा है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, अकोमोडेशन का मतलब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बताओ मुझे, आया कि भैया नहीं आया। अकोमोडेशन का मतलब वापस बता। हेलो बोलो। भैया। हाँ बोलो। हेलो हाँ पूछो पूछो। भैया एकोमोडेशन का मतलब को अच्छा समझ नहीं आया भैया। अकोमोडेशन का मतलब होता है भैया कि आई की वो एकोमोडेशन पा का मतलब समझ नहीं आया। अकोमोडेशन का मतलब वो होता है कि जब आई के पास इतनी पावर होती है कि वो रेटिना में इमेज बना ले।
ठीक है। अब हो सकता है कि ऑब्जेक्ट तुम्हारा डिस्टेंस पे रखा हो, या फिर ऑब्जेक्ट हो सकता है पास में रखा हो। तो पास में रखने के लिए ऑब्जेक्ट को मतलब क्या कहते हैं, आई को कैसा अकोमोडेटिव पावर रखना पड़ता है, जिसकी वजह से मतलब क्या कहते हैं रेटिना में इमेज बनाता है। उसके लिए अगर जैसे मान लो कि अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में है, तो फिर वो जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं आई लेंस होगा वो थिन होगा। और जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि अगर जैसे मान लो कि ऑब्जेक्ट पास में रखा है, तो वो अकोमोडेटिव पावर मतलब क्या कहते हैं इमेज तभी बना पाएगा जब तुम्हारा लेंस थिक होगा। इसी को हम लोग बोल देते हैं अकोमोडेशन बोल देते हैं। तो मुझे बता देना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ हाँ भैया। आ गया ना? हाँ तो भैया। देखो, अगर मैं बोलता हूँ मैक्सिमम एकोमोडेशन, ठीक है, तो कभी भी याद रखना, अगर मैं बोलता हूँ कि हमारी ह्यूमन आई का सबसे मैक्सिमम एकोमोडेशन कितना है, तो तुम क्या बोलोगे कि भैया उसका जो मैक्सिमम अकोमोडेशन है वो है 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट नियरेस्ट टू नियरेस्ट अगर 25 सेंटीमीटर पे रखा है, तब तक मतलब क्या कहते हैं सिलियरी मसल्स बने बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी स्ट्रेन के हमारी ऑब्जेक्ट को मतलब क्या कहते हैं उसकी इमेज रेटिना में बना सकता है। और अगर आप उससे अंदर लाने की कोशिश करोगे, तो फिर जो हमारी आंखों में क्या पड़ेगा, स्ट्रेन पड़ेगा। और जब स्ट्रेन पड़ेगा तो फिर एक टाइम के बाद फिर हमें मतलब क्या कहते हैं धुंधला धुंधला हम लोग को दिखाई देने लगेगा। तो सिलियरी मसल्स ऐसा नहीं है कि मतलब कितना भी तुम्हारा थिक हो सकता है, नहीं, उसकी एक लिमिट है। और वो उसकी लिमिट तब डेराइव्ड होती है जब कोई भी ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर के बीच में आता है। तो ये जो एक्चुअली में 25 सेंटीमीटर जो मैंने बताया है, वो तुम्हारा इस ऑप्टिकल सेंटर से लेकर एक डिस्टेंस की बताया। तो इसका मतलब है ये क्या चीज हो गया, ये तुम्हारा फोकल लेंथ हो गया। ये क्या हो गया, ये एक फोकल लेंथ हो गया ह्यूमन आई का। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैंने बोल दिया कि किसी भी ह्यूमन आई का, नॉर्मल आई का एकोमोडेशन 25 सेंटीमीटर होता है, इसका मतलब फोकल लेंथ उसका ये होता है, तो मुझे बताओ फिर ह्यूमन आई का नॉर्मल पावर लेंस ऑफ कितना होगा, उसकी आई का पावर ऑफ कितना होगा, बताओ मुझे फिर, बता सकता है कोई? अगर जैसे मैं बोल देता हूँ किसी भी ह्यूमन आई है, ह्यूमन आई का जो तुम्हारा मैक्सिमम एकोमोडेशन हो रखा है आई का, मतलब 25 सेंटीमीटर हो रखा है, मतलब उसका फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर हो रखा है। तो मैं अगर जैसे तुमसे पूछता हूँ तो मुझे बताओ फिर आई लेंस की पावर क्या होगी, तो फिर मुझे बताओ आई लेंस की पावर के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला है पावर का, बताओ मुझे, जिसमें पावर और तुम्हारा फोकल लेंथ एक साथ आता हो, बताओ ऐसा कोई फॉर्मूला है, याद है? इसको हम लोग बोलते हैं पी इज इक्वल अरे टू, तेरी पी इज इक्वल टू, क्या बोलते हैं, पी इज भैया इक्वल टू 1/f, भैया है ना? हाँ बोलो। भैया हाँ, भैया आपकी आवाज कट गई पूरी, समझ नहीं आया, पूरा कट गई आवाज। मैं बोल रहा हूँ कि जैसे मैक्सिमम अकोमोडेशन ह्यूमन आई का 25 सेंटीमीटर होता है। तो जब मैं बोलता हूँ 25 सेंटीमीटर होता है, इसका मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट मिनिमम मतलब मिनिमम मतलब क्या कहते हैं 25 सेंटीमीटर तक तो होना ही चाहिए। अगर तब तक जब तक है तब तक हमारे ह्यूमन आई उसे बड़े क्लियरली देख पाएगा बिना किसी स्ट्रेन के। लेकिन जैसे ही 25 सेंटीमीटर से नीचे आने लगोगे, तो फिर क्या होगा, तुम्हारी आंखों में स्ट्रेन पड़ेगा। और जब स्ट्रेन पड़ेगा तो फिर थोड़ी देर बाद तुम्हारा धुंधलापन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा 25 सेंटीमीटर जो मैक्सिमम एकोमोडेशन की जो तुम्हारी मतलब डिस्टेंस दे रखी है, कि हाँ मतलब तब तक सिलेरी मसल्स मतलब बड़े आसानी से अपने आप को रिलैक्स कर सकती है, उससे ज़्यादा रिलैक्स नहीं हो सकती। तो ये एक तरीके का फोकल लेंथ है। और अगर मैं पूछता हूँ कि ये ह्यूमन आई मतलब नॉर्मल ह्यूमन आई का अगर फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर है, तो अगर मैं जैसे पूछता हूँ कि फिर अगर ह्यूमन आई का फोकल लेंथ मेरे को 25 सेंटीमीटर पता चल गया, तो मुझे फिर आई लेंस की पावर बताओ। तो फिर आई लेंस की जो पावर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, P इज इक्वल टू 1/f। मतलब P इज इक्वल टू मैं क्या करूंगा, 1 बाई में क्या रख दूंगा तुम्हारा, ये 25 रख दूंगा। और जैसे ही 25 को मतलब क्या कहते हैं कि ये 25 को जब तुम इसको डिवाइड करने की कोशिश करोगे, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा 4 डायोप्टर। क्या हो जाएगा, 4 डायोप्टर हो जाएगा, ठीक है। अभी अगर जैसे तुम लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ 25 सेंटीमीटर है, और हमें मालूम है कि फोकल लेंथ को हम लोग को हमेशा किस में लिखना है, किस में लिखना है हम लोग को, हमेशा मीटर में लिखना है ना। तो मीटर में लिखने की वजह से फिर क्या होगा, यही जो तुम्हारा 25/100 हो जाता है। तो जब ये 25/100 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू तुम्हारा 100/25, जिसकी वजह से P की वैल्यू क्या आएगी तुम्हारी 4 डायोप्टर। तो इसका मतलब है कि अगर हमारी आंखों का लेंस मतलब हमारी जो आंखों की लेंस की अगर पावर 4 डायोप्टर है, तो इसका मतलब है कि हमारी आंखें चंगी हैं। और अगर मतलब मान लो कि इसके ऊपर नीचे हो रखी है, कहीं 3 डायोप्टर हो रखी है, फिर सर तुम्हारे आवाज फोर चली गई। डायोप्टर, हाँ सर को कैसे पता चला कि जब आवाज चली गई? सर ठीक आवाज आ है रही है शांत रहो, ठीक है। ये बता तो इतने इसका पागल इंसान। धीरे तुमको पता चल गया, शांति सुनते जाओगे। मैं ये समझा रहा था कि जो तुम्हारा ह्यूमन आई होता है,
ह्यूमन आई का जो फोकल लेंथ आती है वो 25 सेंटीमीटर आती है, और हमें मालूम है कि फोकल लेंथ को हम हमेशा मीटर में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? मीटर में लिखते हैं। तो अगर मुझे मीटर में लिखना होगा तो इसका मतलब क्या है कि मैं उसको 100 से डिवाइड करूंगा, तभी मतलब क्या कहते हैं मीटर में आंसर आएगा। तो इसका मतलब है कि 1/25/100, और 100 ऊपर चला जाएगा तो 100/25। तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी? पावर मतलब कितना आ जाएगा हमारा? 4 diopter आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर हमारी ह्यूमन आई का लेंस की अगर पावर 4 diopter है, तो इसका मतलब है कि हमारी जो ह्यूमन आई का जो लेंस है वो एकदम बढ़िया है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है ना। लेकिन अगर जैसे ही 4 से ज़्यादा या 4 से कम होता है तो हम लोग इसके नियरेस्ट के अराउंड लाने की कोशिश करते हैं, उसके हिसाब से हम लोग करेक्शन करते हैं। तो जब हम लोग करेक्शन के बारे में पढ़ेंगे तब मैं तुम लोग को बताऊंगा कि हाँ तुम्हारा कन्वेक्स लेंस में कितने डॉप्टर माइनस का होना चाहिए कि प्लस का होना चाहिए। कि जब मान लो कि अगर जैसे मान लो कि अगर हमें मायोपिया है तो हम लोग प्लस का लगाएंगे साइन या माइनस का लगाएंगे। या मान लो कि अगर तुम्हारा क्या कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया है तो हम लोग प्लस का लगाएंगे कि माइनस का लगाएंगे, तब उसके बारे में सोचेंगे। लेकिन अभी तुम लोग को बस केवल सर इतना जानना है माइओपिया कि में हम। माइनस और हाइपर मेट्रोपिया में प्लस। हाँ ठीक है, लेकिन अभी इसके बारे में और अच्छे से बताऊंगा। तो अभी बस के लिए इतना जानो कि हमारे ह्यूमन आई का जो मैक्सिमम एकोमोडेशन है वो कितना है? 25 सेंटीमीटर। मैक्सिमम एकोमोडेशन की मैं बात करता हूँ तो मतलब क्या कहता हूँ कि तब तक सिलियरी मसल्स तुम्हारा मतलब सबसे रिलैक्स्ड फॉर्म में है, उससे ज़्यादा रिलैक्स नहीं हो सकता। तो वो तभी हो पाएगा जब तुम्हारा ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पर रखा होगा। इसका मतलब है कि उस समय उसकी फोकल लेंथ कितनी हो रखी होगी? 25 सेंटीमीटर हो रखी होगी। तब वो जाके मतलब क्या कहते हैं फोकस्ड करा पा रहा है इमेज को तुम्हारे रेटिना में, अदरवाइज को वो नहीं करा पाएगा। ठीक है, तो अभी देखो मैं तुम लोग को स्टार्टिंग से फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ, तो फिर तुम लोग को ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो जैसे इसको देखो, ये क्या है तुम्हारा? ये फार ऑफ द डिस्टेंस पे रखा है कोई ऑब्जेक्ट, है ना? क्या रखा है? ये फार ऑफ द डिस्टेंस पे रखा है। तो देखो स्टार्टिंग में तो मतलब ये क्या है? डाइवर्जिंग है, डाइवर्जिंग है, डाइवर्जिंग है। इवन ये भी तुम्हारा डाइवर्जिंग ही रहा होगा लाइट रे। लेकिन आते 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 ये क्या हो गया? तुम्हारा ये लाइट रे तुम्हारी पैरेलल हो गई। क्या हो गई तुम्हारी? ये लाइट रे पैरेलल हो गई। और जब ये लाइट रे तुम्हारी पैरेलल हो गई तो फिर उसके बाद ये जो तुम्हारा लेंस है, ये क्या है? ये जो तुम्हारा लेंस है इसको मतलब क्या कहते हैं ज़्यादा कन्वर्ज कराने की ताकत लगानी ही नहीं है। तो जब ज़्यादा कन्वर्ज कराने की ताकत लगानी ही नहीं थी तो उस समय जो तुम्हारा कन्वेक्स लेंस होता है उस समय जो उसकी पावर होती है, मतलब जो पावर होती है, जो उसका कन्वर्जिंग जो पावर होती है वो कैसी होती है? तुम्हारी लो कन्वर्जिंग पावर का होता है। और वो लो कन्वर्जिंग पावर के थ्रू भी बड़े ही आसानी से तुम्हारे वो जो लाइट आ रही है उसको वो फोकस करा सकता है रेटिना में। और जैसे ही रेटिना में लाइट को फोकस कराएगा, रॉड और कॉन्स तुम्हारा खेल खेलेंगे और तुम्हारा ऑप्टिक नर्व से उस समय तुम्हारी इमेज बन जाएगी। ठीक है, तो जब मैं बोलता हूँ ना पावर ऑफ अकोमोडेशन, तो उसका मतलब यही होता है कि हमारा ह्यूमन आई बड़े आसानी से डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को भी देख सकता है, नियर बाई ऑब्जेक्ट को भी देख सकता है। लेकिन जब भी वो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को देखेगा तो जो लाइट रे आ रही होती है बिगिनिंग में तो तुम्हारी डाइवर्जिंग होती है, आते आते वो पैरेलल हो जाती है। और जब वो पैरेलल हो जाती है तो फिर आई लेंस को ज़्यादा कन्वर्ज कराने के लिए ज़्यादा ताकत की ज़रूरत नहीं। तो इसी वजह से उस समय जो उसकी पावर होती है वो लो कन्वर्जिंग पावर होती है। और अगर लो कन्वर्जिंग पावर है इसका मतलब है कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो इसका मतलब है कि वो तुम्हारा थिन हो रखा है और उसकी फोकल लेंथ भी कैसी हो रखी है? ज़्यादा हो रखी है। तो फोकल लेंथ ज़्यादा होना, थिन होना, इसका मतलब है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कम होना। और इसी को हम लोग बोल देते हैं कि हाँ इस समय आई लेंस की ये पावर है, ये उसकी एकोमोडेशन की पावर है कि हाँ वो तुम्हारे डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को भी रेटिना में इमेज बना पा रहा है। ठीक वैसे जैसे ये हो गया। अब अगर मान लो कि ऑब्जेक्ट तुम्हारा पास में है, तो अगर ऑब्जेक्ट पास में है तो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं स्टार्टिंग में लाइट रे डाइवर्ज है, वो आते आते वो तुम्हारी पैरेलल हो ही नहीं पा रही है। तो जब वो तुम्हारी लाइट रे पैरेलल नहीं हो पाएगी तब क्या होगा? तो तुम्हारा ये जो तुम्हारा लेंस है इस लेंस को अपने आप को मतलब क्या कहते हैं हाईली कन्वर्ज कराना पड़ेगा। हाईली कन्वर्ज कराना है तो इसका मतलब है कि उसके पास जो कन्वर्जिंग पावर होनी चाहिए कैसी होनी चाहिए? हाई कन्वर्जिंग पावर होनी चाहिए। और अगर हाई कन्वर्जिंग पावर होगी तो उसका मतलब है कि उस समय लेंस कैसा होगा? तुम्हारा थिक होगा। और थिक होने की वजह से उसका फोकल लेंथ कैसा हो जाएगा? शॉर्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से मतलब क्या कहते हैं वो बड़े आसानी से किसी भी लाइट रे को कन्वर्ज करा के तुम्हारे रेटिना में इमेज बना लेगा। तो तुम्हारा अकोमोडेशन इस समय आई का कैसा हो रखा है कि हाँ अगर ऑब्जेक्ट पास में है तो मैं लेंस को मतलब इतना मोटा कर लूंगा कि मतलब उसके फोकल लेंथ छोटा हो जाएगा तो बड़े आसानी से रेटिना में तुम्हारी में इमेज को बना सकता हूँ। तो यही होता है तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं एक तरीके से अकोमोडेशन होता है। इसी को क्या बोलते थे? इसी को पावर ऑफ अकोमोडेशन बोलते थे कि आई की पावर की कैपेसिटी, मतलब आई लेंस की कैपेसिटी कब वो अपने आप को थिन कर रहा है, कब वो अपने आप को थिक कर रहा है, ताकि वो बड़े आसानी से रेटिना में इमेज बना सके। तो मुझे बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया? हाँ भैया। आ गया ना? चलो ठीक है, प्रणव इसका आंसर बताओ जल्दी से।
What characteristics of a normal eye allows it to see both distant and nearby object हम्म clearly? Its large बताओ। size, its ability to reflect light via seeing power of सी वाला ना, accommodation. पावर ऑफ अकोमोडेशन। तो मतलब ये आई की मतलब क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका, मतलब क्या कहते हैं, उसकी अकोमोडेटिव पावर है, जिसके थ्रू वो मतलब क्या कहते हैं डिस्टेंस और नियर बाई ऑब्जेक्ट को भी देख पाता है। चलो ठीक है, आर्यन अब इसका आंसर बताओ जल्दी से। Uh, uh, when ray of light coming from the distance object at infinity, the eye, they are primarily भैया parallel. हाँ पैरेलल भी होती है ना, पैरेलल ही बोलोगे है ना, कि जब वो तुम्हारे आई पर आती है ना, रीच द आई। अगर मान लो कि भैया यार रीच द आई नहीं लिखा होता, डाइवर्ज। नहीं नहीं, अगर रीच द आई नहीं लिखा होता तब तुम यहाँ डाइवर्जिंग लगा देते कि हाँ प्राइमरली मतलब क्या कहते हो डाइवर्जिंग होती है। लेकिन क्या बोल रहा है कि लाइटें तुम्हारे डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से आंखों तक पहुंच गई, तब उस समय जो लाइटें होगी कैसी होगी तुम्हारी, पैरेलल होगी। और अगर मान लो कि अगर रीच भैया द आई नहीं लिखा होता तो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं डाइवर्जिंग आंसर हो जाता। चलो यश इसका आंसर भैया बताओ। ये यही बता रहा था भैया। सही है आंसर। What happens to the rays of light given out by a distant object after traveling a large distance before they reach the eye? They converge significantly, they remain perfectly divergent, they become parallel to one another, they are एब्जॉर्ब बाय द एटमॉस्फेयर। absorbed by the atmosphere. बताओ। लाइट रे के साथ क्या होगा, अगर मान लो कि वो लाइट रे तुम्हारे डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से आ रही, कहीं दूर से आ रही है, तो Parallel जब हो तक वो जाते हैं, हाँ they पैरेलल हो जाते become ना, parallel, they become दे parallel. बिकम पैरेलल टू वन अनदर, ये चीज हो गया आंसर। चलो वेरी गुड। आ जाओ अब अंश इसका आंसर बताओ जल्दी से। चलो आयुष तुम मैंने बताओ। सर वो क्लास। आयुष तुम बताओ। What type of a convex eye lens is needed to converge parallel ray from a distant object and form an image on the retina? बताओ। Low, high, extremely thick, very short focal length. हम्म Sir, मतलब अगर जैसे मान लो कि अगर मेरे को पैरेलल लाइट रे को कन्वर्ज low, करा के रेटिना में इमेज बनानी है, तो उस समय आई sir, लेंस की low पावर कैसी converging हो, power. हाँ कैसी होनी चाहिए, लो कन्वर्जिंग पावर होनी Low. चाहिए। वेरी गुड है ना। चलो आ जाओ अब इसका आंसर बता दो, मतलब क्या कहते हैं कि अमन बताओ बेटा इसका आंसर। भैया अमन बताओ। अमन नहीं है। भैया अमन बोल नहीं रहा कि अमन बोल नहीं नहीं है। रहा है। अमन नहीं है, चलो ठीक है, तो तुम बताओ कार्तिकेय। A convex eye lens of a low converging power is characterized by a short focal length and thickness, a large focal length and thickness, हम्म a short focal length and thickness. By a large focal length and thinness. एंड थिननेस, वेरी गुड है ना, कि मतलब वो थिन भी होगा, और साथ में उसका जो थिन होने की वजह से फिर उसका मतलब क्या है कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, तो इसका मतलब है कि उसका कन्वर्ट थोड़ा दूर जाके कराएगी, दूर जाके कराएगी, तो उसका मतलब है कि उसका जो फोकल लेंथ क्या होगा, थोड़ा सा लार्ज होगा। वेरी गुड। अब यान बेटा इसका आंसर मुझे बताओ। अगर मान लो कि नियर बाय ऑब्जेक्ट से अगर तुम्हारी लाइट रे आ रही है, तो वो कैसी होगी, वो पैरेलल होगी, डाइवर्जिंग होगी, रिफ्लेक्टेड होगी, कन्वर्जिंग होगी। भैया डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग होगी, कौन सी होगी तुम्हारी, डाइवर्जिंग होगी। वेरी गुड, ठीक है। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो प्रणव। What type of lens is needed in the eye to converge diverging rays from a nearby object and focus them on the retina? Concave lens, cylindrical lens, हम्म convex eye lens, plano हम्म convex lens, या बताओ। convex lens. कॉन्वेक्स लेंस, कोई इसमें टफ क्वेश्चन मैं नहीं था इसमें, है ना। मतलब इसमें यही बता रहा, पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा लेंस है जो मतलब क्या कहते हैं लाइट रे को कन्वर्ज कराता है ताकि तुम्हारे रेटिना में इमेज बने, तो भाई वो कॉन्वेक्स लेंस ही होता है ना, तो इसमें ज्यादा कोई टफ वाला कोई बात ही नहीं थी। ठीक है, आ जाओ यश अब इसका आंसर बताओ। A convex eye lens with high converging power is characterized by बताओ। अगर मान लो कि अगर कोई कन्वेक्स लेंस है, अगर उसके पास जो पावर है वो हाई कन्वर्जिंग पावर का है, तो उस समय मतलब उसका फोकल लेंथ क्या होगा, कम होगा या ज्यादा होगा, पहले तो मुझे इतना बताओ। चलो यान तुम मुझे बताओ, अगर जैसे मान लो कि अगर कोई कन्वेक्स लेंस है, अगर उसकी जो मतलब क्या कहते हैं कन्वर्जिंग पावर ज्यादा है, तो वो उस समय मतलब कैसा होगा तुम्हारा, थिक होगा या थिन होगा, और उसका जो फोकल लेंथ होगा कैसा होगा, ज्यादा होगा या कम होगा, बताओ मुझे। भैया भैया हम बताएं। रुक जाओ बोलने दो, यश बोलो।
फोकल लेंथ कम होगी उसकी। वेरी गुड, फोकल लेंथ कम होगी। और उसकी मतलब थिकनेस कैसी होगी? थिकनेस ठीक होगा। थिक होगा, है ना? वो कैसा होगा? थिक होगा ना, क्योंकि जितना ज्यादा थिक मतलब उतना हाँ। ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका मतलब है कि फोकल लेंथ उतनी कम। तो मतलब कन्वर्जिंग का मतलब यही होता है, जितनी जल्दी कन्वर्ज करा दे, और जितनी जल्दी कन्वर्ज करा दे मतलब कि उतनी कम फोकल लेंथ, उतनी कम फोकल लेंथ मतलब कि उतना वो मोटा रहा होगा ना। तो इसका आंसर फिर क्या हो जाएगा? डी वाला, डी। डी हाँ। वाला ना, ये हो गया। वेरी गुड, आ जाओ। हाँ। अब इसका आंसर बता दो आयुष। The process of eye adjusting its focusing power, the power of accommodation. पावर ऑफ अकोमोडेशन, वेरी गुड, है ना? चलो अब इसका आंसर बता दो, मतलब क्या कहते हैं आर्यन, इसका आंसर बताओ बेटा। What is the what is the ultimate goal of a eye lens when light from the nearby object enter it? It spread the light ray out. It reflect to the light ray. It converts the light ray to form image on the भैया सी वाला। सी वाला ना, कि लाइटर को कन्वर्ट कराना है, रेटिना में बनाना है, बस केवल यही आइलेंस का है। लेकिन अगर मैं बोलूं क्या कि ये मतलब हवा में हो जाता है क्या? हवा में तो होता नहीं है, इसके लिए कुछ ना कुछ तो जरूरी है। तो जो उसके लिए जो सिलेरी सबसे, मसल। हाँ, सिलियरी मसल। तो जब भी हमारी आई किसी भी इमेज को फोकस कराती है, वो भले चाहे तुम्हारे डिस्टेंस की ऑब्जेक्ट की इमेज हो या फिर तुम्हारे नियर की ऑब्जेक्ट की इमेज हो रेटिना में, तो वो उसके फोकल लेंथ को चेंज करा के कराती है आई लेंस के। तो ये फोकल लेंथ ऑटोमेटिक नहीं चेंज हो जाता है, उसको चेंज करने के लिए सिलेरी मसल्स के एक्शन की जरूरत होती है। सिलेरी मसल्स तुम्हारा आई लेंस को थिक भी कर सकता है, थिन भी कर सकता है। तो वो इसी तो दे वजह से मेरे कर को पाता है, पैसे। वो इसी वजह से कर दे पाता है, पैसे। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारा आई लेंस दे होता है, पैसे। आई जो दे होता है, पैसे। आई, पाँच। अब ये तो कैंसिल। मैं यही समझा रहा हूँ कि मतलब जो भी तुम्हारा मतलब सिलेरी मसल्स का एक्शन होगा, वही एक्शन तुम्हारे दिखाई देगा कि हाँ, तुम्हारे डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट को कैसे देख पा रहे हैं और तुम्हारे नियर बाय ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं। तो सिलेरी मसल्स क्या करेगा? जब वो तुम्हारा थिक करेगा, थिन करेगा, तो वो क्यों कर पा रहा है? क्यों? क्योंकि आई लेंस तुम्हारा फ्लेक्सिबल है, उसके अंदर तुम्हारा जेली लाइक सब्सटेंस, तुम्हारा प्रोटीन पाया जा रहा है, तो वो कभी भी अपने आप के लेंथ को, अपनी कभी भी फोकल लेंथ को चेंज कर सकता है, कभी भी उसको ज्यादा कन्वर्ट करा सकता है, कभी भी कन्वर्ट करा सकता है। जैसे मान लो कि अगर आई है, किसी भी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, कोई भी इन्फिनिटी में देख रहा है, तब उस समय सिलेरी मसल्स क्या करेगा? अपने आप को रिलैक्स करने को, मतलब क्या कहते हैं, पहले तो रिलैक्स होगा, कैसा होगा? फुली रिलैक्स होगा। लेकिन जैसे ही वो तुम्हारा रिलैक्स होगा, तो फिर रिलैक्स करने के बाद क्या करेगा? उस सस्पेंसरी लिगामेंट को क्या करेगा? खींचेगा, अपनी तरफ पुल करने की कोशिश करेगा। और जैसे ही वो पुल करेगा, आई लेंस क्या होगा? आई लेंस भी तुम्हारा स्ट्रेच हो जाएगा। तो स्ट्रेच होने की वजह से क्या हो जाएगा? आई लेंस तुम्हारा थिन हो जाएगा। तो जो हम लोग एकोमोडेशन पढ़ रहे थे, तो एकोमोडेशन के जो पीछे सबसे बड़ा कारण था, वो तुम्हारा सिलेरी मसल्स का ही कारण था। तो जिसकी वजह से अगर जैसे मान लो कि अगर डिस्टेंस से देख रहे हैं, तो डिस्टेंस से देखने की वजह से सस्पेंसरी लिगामेंट घसीटा, और किसकी वजह से घसीटा? तुम्हारा केवल सिलेरी मसल्स की वजह से, जिसकी वजह से तुम्हारा आई लेंस जो था, उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? तुम्हारी लार्ज हो जाएगी, और उसका जो कन्वर्जिंग पावर हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आई लेंस तुम्हारा थिन हो गया। और ठीक इस जिसकी वजह से जो उसका कन्वर्जिंग पावर होगा, वो क्या हो जाएगा? वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से वो बड़े ही आसानी से जो तुम्हारी पैरेलल लाइट रे आ रही है डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से, उसको वो मतलब क्या कहते हैं, रेटिना पे डाल देगा, फोकस करा देगा, जिसकी वजह से हमारी इमेज बन जाएगी। तो इस केस में हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर कोई भी लाइट रे अगर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से आ रही है, तो तब हम लोग आई को बोलते हैं कि यार वो तुम्हारा एक अनअकोमोडेटेड स्टेज में हो रखा है। मतलब एक तरीके से क्या बोलते हैं कि यार वो मतलब अनअकोमोडेटेड स्टेज में हो रखा है, मतलब वो काम कर रहा होता है उस समय, मतलब सिलेरी मसल्स अपने आप को प्रेशर लगा के काम कर रहा होता है। ठीक है, तो अभी देखो पावर ऑफ अकोमोडेशन को तुम लोग को दिखाने की कोशिश करता हूँ। इसको देखो, तुम लोग ऑटोमेटिक समझ जाओगे थोड़ा बहुत। ठीक है, जैसे मान लो कि कुछ मतलब ऑब्जेक्ट को तो तुम देख सकते हो, नियर बाय ऑब्जेक्ट को भी, लार्ज ऑब्जेक्ट को भी, मतलब डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को तो तुम लोग काफी दूर तक देख सकते हो, लेकिन नियर बाय ऑब्जेक्ट को तुम कुछ ही डिस्टेंस तक देख सकते हो। जैसे आई लेंस हो गया, ये रेटिना हो गया, रेटिना में तुम्हारी इमेज बनेगी, हमेशा इस चीज को याद रख लेना। और इस चीज को जो होल्ड करके रखा है, किसने होल्ड करके रखा है? सिलेरी मसल्स ने उसको सस्पेंसरी लिगामेंट से कर रखा है। तो ह्यूमन आई तुम्हारे नियरेस्ट ऑब्जेक्ट को आसानी से देख सकता है, चीजें कर सकता है, वो कभी भी थिक और थिन कर सकता है, फोकल लेंथ उसकी कभी भी ऊपर से ज्यादा नीचे कभी भी कर सकता है, लेकिन किसके थ्रू कर पाएगा? सिलेरी मसल्स के थ्रू कर पाएगा। तो इसी को हम लोग बोल देते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। सो मतलब कि पावर ऑफ अकोमोडेशन इज अ पावर ऑफ आई लेंस
in which it with the help of the ciliary muscles it can able to make the islands thick और thin, फिर जिसकी मदद से मतलब क्या कहते हैं डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट को और तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं तुम्हारे नियर बाय ऑब्जेक्ट को बड़े आसानी से देख सकता है। तो जैसे कि ये तो कोई यही बताने की कोशिश कर रहा है कि जैसे मान लो कि अगर जैसे कोई डिस्टेंस से ऑब्जेक्ट आ रही है तब उस समय तो जो तुम्हारा जो आई लेंस है वो मतलब क्या कहते हैं थोड़ा सा मतलब क्या कहते हैं उसको ठीक थिन हो रखा है, पतला हो रखा है। क्यों? क्योंकि मतलब हमने उसको मतलब क्या कहते हैं उसको घसीट रखा है। किससे घसीट रखा है? सिलेरी मसल्स ने उसको घसीट रखा है। लेकिन जैसे ही अगर जैसे मान लो कि अगर हम मैं इसको बदल देता हूँ है ना, जैसे मान लो कि इसको तुरंत अगर जैसे मान लो कि पास में ले आता ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट को पास में लाने की वजह से क्या होता है कि जो तुम्हारा मतलब सिलेरी मसल्स है उसको मतलब क्या कहते हैं कि वो रिलैक्स कर देता है। रिलैक्स करने की वजह से फिर वो तुम्हारा हो जाता है। तो ये तो कोई यही चीज यहाँ भी बताने की कोशिश की गई है कि मान लो कि अगर पैरेलल लाइट रे आ रही है तब उस समय ये जो तुम्हारा लेंस है कैसा होगा? तुम्हारा पतला होगा। क्यों? क्योंकि उसको ज्यादा कन्वर्ज कराने के लिए ज्यादा पावर की जरूरत नहीं है, तो लो कन्वर्जिंग पावर चाहिए, तो लो कन्वर्जिंग पावर बड़े आसानी से हो जाएगा। तो ये जो पावर है जो उसको अकोमोडेट कराने की जो उसके पास पावर है कि हाँ तुम्हारा कब उसको ज्यादा कन्वर्ज कराना कब थिक कराना है, ये कौन करा पा रहा है? ये तुम्हारा सिलेरी मसल्स करा पा रहा है। तो सिलेरी मसल्स इस समय कैसा उसमें हो रखा है? तुम्हारा रिलैक्स स्टेज में हो रखा है कि हाँ नहीं मतलब क्या कहते हैं कि अभी स्ट्रेच करो नहीं है इस मतलब क्या कहते हैं रिलैक्स स्टेज में कैसे होगा? सिलेरी मसल्स तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं इस समय रिलैक्स स्टेज में हो रखा है और जो तुम्हारा लिगामेंट है वो कैसा हो रखा है? टाइट हो रखा है। ये चीज है तो जिसकी वजह से जो तुम्हारा आई लेंस है वो कैसा हो रखा है? तुम्हारा थिन हो रखा है। तो थिन होने की वजह से तुम्हारा जो फोकल लेंथ होगा वो ज्यादा होगा और जो उसकी कन्वर्जिंग पावर होगी वो कम होगा, है ना। इस चीज को याद रख लेना। और फिर उसके बाद मैंने ये भी बताया कि अगर जैसे मान लो कि अगर तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट है अगर जो ऑब्जेक्ट है वो तुम्हारा नियर बाई है, कैसे है? नियर बाई है, तो फिर जो तुम्हारा सिलियरी मसल्स है वो कैसा करेगा? उसको वो आई के लेंस को कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। और कॉन्ट्रैक्ट कैसे करेगा? वो सस्पेंसरी लिगामेंट को लूज कर देगा और लूज करने के बाद क्या होगा? जैसे ही लिगामेंट तुम्हारा लूज हो गया वैसे ही तुम्हारा जो आई लेंस है वो मतलब पुलिंग उसकी बंद हो जाएगी और जैसे पुलिंग बंद हो जाएगी तो वो ऑटोमेटिक अपने खुद की इलास्टिसिटी से वो अपने आप को थिक कर लेगा और जैसे ही थिक करेगा वो और ज्यादा कन्वर्ज हो जाएगा। और ज्यादा कन्वर्ज होना मतलब कि उसके पास और ज्यादा कन्वर्जिंग पावर आ जाना। और ज्यादा कन्वर्जिंग पावर इसका मतलब है कि उसका फोकल लेंथ और कम हो जाना। तो मेरा समझाने का मतलब केवल तुमको यही चीज है कि कब तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं आई लेंस तुम अपने आप को थिन कर रहा है थिक कर रहा है तो उसी को मतलब हम उसके अकोमोडेटिव पावर बोलते हैं, उसके पावर ऑफ अकोमोडेशन बोलते हैं। तो वो ऐसे नहीं हो जा रहा, वो तुम्हारा सिलियरी मसल्स और सस्पेंसरी लिगामेंट के थ्रू हो पा रहा है जिसकी वजह से कभी भी वो अपने आई लेंस की कन्वर्जिंग पावर को इंक्रीज कर सकता है, कभी भी वो अपने आई लेंस की पावर को तुम्हारा वो डिक्रीज कर सकता है। वो डिक्रीज तब तुम्हारा करेगा जब तुम्हारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में रखा होगा और वो इंक्रीज कन्वर्जिंग पावर तब करेगा जब तुम्हारा ऑब्जेक्ट तुम्हारा कहाँ होगा? नियर बाय उसमें होगा। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आया? भैया जब हाँ ये भैया। दूर होता ऑब्जेक्ट दूर है अगर हाँ तो फिर ये सिलेरी मसल उसको लेंस को मतलब रिलैक्स है वो तो लेंस को थिन कैसे हो जाता है? वो खींचती क्यों है फिर अगर वो रिलैक्स है तो? नहीं नहीं रिलैक्स नहीं है, वो उसको खींचेगी। उसको मतलब क्या करे वो उसको पर, सस्पेंसरी लिगामेंट को खींचेगी। पर लेंस इसमें थिन हो रहा है ना। हाँ लेंस थिन हो रहा है। देखो लेंस थिन नहीं होता है। लेंस तो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं जैसे तुम अपनी आंख बंद कर लोगे तो वो अपना मतलब क्या कहते हैं वो अपना एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है, जो आई लेंस एकदम एडजस्ट हो जाएगा। अरे अरे लेकिन अरे लेकिन जैसे ही तुम अपनी आंख खोलोगे जैसे तुम अपनी आंख खोलोगे तो तुमको अगर जैसे मान लो कि अगर तुम डिस्टेंस से अगर कोई चीज देख रहे हो काफी दूर से देख रहे हो तब तुम्हारा जो सिलेरी मसल्स है उसको वो मतलब क्या कहते हैं एक्सपैंड करता है। तो जैसे वो एक्सपैंड करेगा तो क्या होगा? तुम्हारा जो आई लेंस है आई लेंस तुम्हारा मतलब थिन हो जाएगा। और जैसे अगर मान लो कि तुम पास में अगर कोई चीज देखोगे पास में अगर देखने की कोशिश करोगे तो जो तुम्हारा जो सिलेरी मसल्स है वो अपने आप को रिलैक्स करके वैसे ही तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं जो आई लेंस होगा उसको वो थिक कर देगा। क्या कर देगा? उस समय थिक कर देगा। ये चीज होता है। सिलेरी मसल रिलैक्स तो तब हो रही है ना जब जब दूर का ऑब्जेक्ट हम देख रहे हैं डिस्टेंस नहीं डिस्टेंस पे रखा हुआ है जब। सिलेरी मसल्स अपने आप को रिलैक्स तब कर रही है जब मतलब क्या कहते हैं जब ऑब्जेक्ट को जब मतलब क्या कहते हैं नहीं रिलैक्स्ड का मतलब तुम समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ जो रिलैक्स का मतलब जो ऊपर उन लोगों ने लिख रखा है ना वो ये चीज है कि मतलब क्या कहते हैं कि ज्यादा फैला नहीं है, ज्यादा फैला नहीं हुआ मतलब उस समय रिलैक्स फॉर्म में। वरना अदरवाइज जैसे मैं तुम लोग को अभी ये वाला डायग्राम दिखाता हूँ तो इस वाले डायग्राम में तुम देखो इसमें क्या लिख रखा है कि सिलेरी मसल्स तुम्हारा कॉन्ट्रैक्टेड हो रखा है, मतलब कि उसने मतलब क्या कहते हैं कि मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है मतलब दब रखा है। ये चीज है। तो वो रिलैक्स स्टेज नहीं है। रिलैक्स स्टेज मैं बोलता हूँ तुम्हारे आई लेंस की रिलैक्स स्टेज की बात करता हूँ कि आई तुम्हारा कब रिलैक्स्ड फॉर्म में है और कब वो तुम्हारा स्ट्रेच फॉर्म में है। तो जब मैं बोलता हूँ कि सिलेरी मसल्स तुम्हारा मतलब रिलैक्स्ड है
रिलैक्स इन द सेंस है मतलब कि जब वो मतलब स्ट्रेच कर रखा है, तब उस समय जो तुम्हारा आई लेंस है तब वो तुम्हारा रिलैक्स नहीं होगा, तब वो मतलब क्या कहते हैं थिन हो रखा होगा। लेकिन जैसे ही मैं बोल देता हूँ कि तुम डिस्टेंस की मतलब नियर बाय ऑब्जेक्ट देखोगे, तो नियर बाय ऑब्जेक्ट देखने की वजह से क्या होगा, जो तुम्हारा डाइवर्जिंग लेंस मतलब डाइवर्जिंग रे हुआ, उसको तुमको तुरंत कन्वर्ज कराना होगा। तो कन्वर्ज कराने की वजह से जो सिलेरी मसल से क्या करेगा, अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर देगा। कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, छोड़ देगा। तो जैसे ही अपने आप को छोड़ देगा तो क्या हो जाएगा, ढीला ढीला हो गया, तो एकदम मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से क्या हो जाएगा, तो ये जो उस समय जो मतलब क्या कहते हैं आई लेंस है, तो उस समय जो आई लेंस है वो तुम्हारा थिक हो जाएगा। मतलब एक क्या कहते हैं कि ये उस समय स्टेबल नहीं, मतलब उस समय एकदम स्टेबल हो जाएगा आई लेंस। क्या हो जाएगा, उस समय स्टेबल हो जाएगा। कंफ्यूज मत हो। मैं जब भी बोलता हूँ ना कि तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कौन स्टेबल है कौन स्टेबल नहीं है, तो उस समय मैं बस केवल आई लेंस की बात कर रहा था। किसकी बात कर रहा था, आई लेंस की बात कर रहा था। और जब मैं बोलता हूँ कि सिलेरी मसल्स तुम्हारा वर्क कर रहा है, तो वो जब वर्क कर रहा होता है तब वो स्ट्रेच फॉर्म में होता है, मतलब घसीटा हुआ फॉर्म में होता है। तभी वो स्ट्रेच फॉर्म में जब हम लोग उसको बोल देते हैं कि हाँ वो रिलैक्स्ड फॉर्म में है। और जब वो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में होता है, मतलब कि जब वो अपनी पावर मतलब क्या कहते हैं, जब वो अपने आप को खुला छोड़ देता है, तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में हो जाता है। मतलब कि वो थोड़ा सा मतलब फैला फैला टाइप का हो जाता है। तो मुझे तो आप समझ में आ गया कि नहीं आया? हाँ। हाँ भैया। आ गया ना? चलो ठीक है। अभी एक बार फिर से इसको देखो। अब मैं क्या दिखाऊंगा तुमको, नियर बाय ऑब्जेक्ट का दिखाऊंगा। तो जैसे देखो, वो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट में हम लोगों ने ट्री को देखा था। अभी देखो क्या है कि सिलेरी मसल्स तुम्हारा क्या हो गया, थिक हो गया। क्यों थिक हो गया, क्यों? क्योंकि तुम सिलेरी मसल मतलब आइलेंस क्यों थिक हो गया, क्योंकि जो तुम्हारा सिलेरी मसल्स है वो उसने अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, मतलब उसने अपने आप को छोड़ दिया, वो थोड़ा और मतलब क्या कहते हैं रिलैक्स कर लिया अपने आप को। तो मैं सिलेरी मसल्स को जब मैं रिलैक्स करने की बात कर रहा हूँ, तब मैं आई लेंस को रिलैक्स होने की बात कर रहा हूँ। तो ये देखो, लेकिन इतना ज्यादा नहीं हो सकता। मैं बोल रहा हूँ ये चीज बता रहा हूँ कि ये जो फोकल लेंथ है, इसको आप एक सर्टेन लिमिट तक लेके जा सकते हो, इससे ज्यादा लिमिट तक लेके नहीं जा सकते हो। आप केवल और केवल 25 सेंटीमीटर तक की लिमिट तक को लेके जा सकते हो कि हाँ मतलब तब तक आपका मतलब फोकल लेंथ एडजस्ट हो जाएगा। अदरवाइज आप जैसे जैसे आप और पास में जाने लगोगे, वैसे वैसे आपकी जो आई में क्या होगा, स्ट्रेन बढ़ने लगेगा। तो ये जो 25 सेंटीमीटर होता है, ये तुम्हारा एक तरीके का फोकल लेंथ होता है। ये क्या होता है, तुम्हारा फोकल लेंथ होता है। तभी हम लोग बोलते हैं कि जो मैक्सिमम नॉर्मल ह्यूमन आई का जो अकोमोडेटिव पावर होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। मतलब 25 सेंटीमीटर में अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर रखा हुआ है, तो हम लोग बड़े आसानी से बिना किसी स्ट्रेन के, बिना किसी उसके मतलब देख सकते हैं। उस समय जो तुम्हारा सिलेरी मसल्स होगा, उससे ज्यादा मतलब क्या कहते हैं आई लेंस को थिक नहीं कर पाएगा, क्योंकि और कम करोगे तो उससे तो ज्यादा थिक हो नहीं पा रहा है। और तुम्हारा जो इमेज बन रही है तुम्हारे रेटिना में सही से बन नहीं पा रही है, तो तुम्हारी जो आई है एग्जॉस्टेड फील होने लगेगी। क्या होने लगेगी, एग्जॉस्टेड फील होने लगेगी। थोड़ी देर बाद तुमको मतलब सर दर्द होने लगेगा, तुम्हारी आंखों में पेन होने लगेगा। तो ये जो 25 सेंटीमीटर होता है, ये क्या होता है, तुम्हारा एक तरीके का फोकल लेंथ होता है, जो तुम्हारी इमेज बना रहा होता है रेटिना से तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं सिलेरी मतलब क्या कहते हैं तुम्हारे आई लेंस के बीच के डिस्टेंस को। तो अगर मैं बोल देता हूँ कि फिर अच्छा मुझे बताओ ह्यूमन आई का फिर पावर कितनी होगी, तो हमें मालूम है पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू 1/f। और फोकल फोकल लेंथ को हमेशा किस में लिखते हैं, मीटर में लिखते हैं। तो मीटर में लिखने की वजह से इसको 100 से डिवाइड करोगे, और जब तुम ओवरऑल लगाओगे तो फिर आंसर क्या आएगा तुम्हारा, 4 डिopter आएगा। तो इसका मतलब है कि जो तुम्हारा नॉर्मल विजन होता है, जो नॉर्मल ह्यूमन आई साइट होती है, उसकी जो पावर होती है वो कितनी होती है, 4 डिopter होती है। तो अगर जैसे तुमसे कोई पूछे कि यार तुम्हारे आंखों में चश्मा कितने नंबर का लगा है, तो तुम बोल देना यार मेरी आंखों में चश्मा नहीं लगा, लेकिन मेरी आई का तुम्हारा डिopter मेरे को मालूम है कि मेरी आई का डिopter 4 डिopter है। इसका मतलब है कि मेरी जो आई जो मतलब क्या कहते हैं एकदम हेल्दी हो रखी है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं है? हाँ भैया, इतना समझ आ गया। हाँ। आ गया ना? चलो ठीक है। यश, इसका आंसर बताओ। What happens to the ciliary muscles when the eye has to look at the nearby हम्म, object? They relax, they contract, they become stiff. What happens to the ciliary muscle when eye has to look the near? They contract. हाँ कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो यहाँ तुम्हारा रिलैक्स भी लिख रखा है, तो कंफ्यूजन हो सकता है ना? लेकिन यहाँ कॉन्ट्रैक्ट है। जब भी तुम मतलब रिलैक्स हो जाते हो, तो तुम्हारी बॉडी एकदम अपने आप को छोड़ देती है। ठीक वैसे सिलेरी मसल्स है, अगर वो मतलब रिलैक्स हो गए तो वो अपने आप को एकदम छोड़ देगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो यहाँ जो सबसे बेस्ट आंसर निकल कर आएगा वो कौन सा आएगा, कॉन्ट्रैक्ट आएगा, ना कि तुम्हारा रिलैक्स आएगा। और स्टिफ का मतलब क्या होता है कि अपने आप को खींचे बैठा है। तो वो अनरिलैक्स स्टेज में मतलब अनअकोमोडेटिव स्टेज में हो रखा है। तब वो क्या हो रखा होगा, तुम्हारा सस्पेंसरी लिगामेंट को घसीट के तुम्हारे आई लेंस को मतलब क्या कहते हैं पतला करने की कोशिश करेगा। तो वो चीज होता है। चलो अब इसका आंसर बता दो आर्यन। हाँ भैया, एक सेकंड।
When the ciliary muscle contract to view a nearby object, what happened to the suspensory ligament? It become टाउट where it become uh, भैया क्या लिखा है? टाउट टाउट मतलब थोड़ा मतलब क्या कहते हैं थिक हो जाता है मतलब Uh, मतलब सस्पेंसरी लिगामेंट थिक हो जाता मतलब स्ट्रेच करता है अपने आप को ये चीज है भैया बी वाला is become लूज है ना they इट बिकम become लूज अपने loose. आप उसको लूज कर देता है वेरी गुड है ना ये आंसर होगा चलो कार्तिक इसका आंसर बताओ How does the eye lens change when focusing on a nearby object? It becomes thinner and less convex. It becomes flatter. It bulges and becomes thick or more convex. It moves slowly. भैया सी वाला it सी bulges and वाला ना becomes thick or इट more. बल्जेस एंड बिकम मोर थिक वेरी गुड आयुष अब इसका आंसर बताओ बेटा What are the characteristics of the eye lens when it is thick or more convex? To focus on a nearby object, thick, large focal length, small focal length, and sir, हाँ small बताओ focal length and large converging power. कन्वर्जिंग पावर वेरी गुड है ना तो अगर जैसे बोल क्या बोल रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स इस समय आई की क्या बता रहा है कि यार वो उस समय जो आई लेंस है वो तुम्हारा थिक हो रखा है तो अगर थिक हो रखा है नियर बाय ऑब्जेक्ट को लेकर तो इसका मतलब है कि उसकी फोकल लेंथ क्या होगी कम होगी और कन्वर्जिंग पावर ज्यादा होगी क्यों क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा ये चीज हो गया वेरी गुड अब आ जाओ अंश इसका आंसर बताओ बेटा अंश नहीं तो प्रणव बताओ बेटा Uh, When the eye lens becomes more convex to focus on nearby object, what is the eye said to be relaxed, hyperopic, myopic, accommodated? भैया वो हो जाता है ना थोड़ा आंखें दर्द करने लग जाती है ना ये बोल रहा है कि जब आई लेंस तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं ज्यादा कॉन्वेक्स होता है मतलब पहले तो कॉन्वेक्स थोड़ा लेस कन्वर्जिंग पावर की वजह से लेस कन्वर्जिंग होता है तो जब वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं मतलब क्या कहते हैं वो धीरे धीरे नियरेस्ट ऑब्जेक्ट की तरफ जैसे जैसे तुम देखने जाओगे तो वैसे वैसे तुम्हारा लेंस और कन्वेक्स होता जाएगा और वो होता जाएगा तो इस समय हम लोग क्या बोलते हैं कि वो और अकोमोडेटेड हो रहा है वो क्या हो रहा है और अकोमोडेटेड हो रहा है ना तो वो रिलैक्स्ड हो रहा है ना तो वो हाइपरोपिक हो रहा है ना तो वो मायोपिक हो रहा है हम क्या बोलते हैं वो और अकोमोडेटेड हो रहा है मतलब वो और अपने आप को कन्वेक्स करने की कोशिश कर रहा है ताकि वो नियर बाय ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो बड़े आसानी से वो रेटिना में बना सके तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आया हाँ भैया आ गया ना तो चलो ठीक है या ना मुझे इसका आंसर बताओ अगर जैसे मान लो कि अगर मैं मैक्सिमम अकोमोडेटेड 25 आई का सेंटीमीटर. कितना 25 सेंटीमीटर वेरी गुड चल ठीक बढ़िया आंसर बताया चल यश इसका आंसर बता Why do we see an object placed at a distance of less than 25 centimeters? The ciliary muscles are too relaxed, the eye lens become too thin, all the power of accommodation of the eye has been exhausted. C वाला सी वाला ना क्योंकि 25 सेंटीमीटर हाँ तो तब तक तो मतलब क्या कहते हैं तुम्हारा सिलेरी मसल्स अपने आप को एकोमोडेट करके रखा हुआ है लेकिन आप जैसे ही लेस देन जाते हो उससे कम जाने की कोशिश करते हो उससे ज्यादा थोड़ी ना हो सकता है सिलेरी मसल्स अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा कि सिलेरी मतलब क्या कहते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट को लूज कर देगा और वो तुम्हारा ठीक हो जाएगा नहीं इससे ज्यादा नहीं हो सकता तो उस समय क्या होता है कि जो तुम्हारा पावर ऑफ एकोमोडेशन है खत्म उससे ज्यादा तुम्हारा नहीं हो सकता तो ये चीज है चलो आ जाओ अब आर्यन इसका आंसर बताओ हाँ भैया. What is the range of distance over which a normal eye power of accommodation enable object to be focused फोकस on ऑन the रेटिना retina? भैया 20 एक से भैया. What is the range of distance over which भैया भैया इसका मतलब कि कहाँ से हम नहीं देख सकते हैं? नहीं क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मुझे अपनी ह्यूमन आई की रेंज बताओ कि हम लोग बड़े आसानी से नियर बाय ऑब्जेक्ट को भी देख सकते हैं और उतने डिस्टेंस तक के भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं तो मतलब क्या कहते हैं कितने कितने डिस्टेंस का होना चाहिए जब मैं नियर बाय ऑब्जेक्ट की बात करूंगा तो मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए बताओ मुझे 25. और मैक्सिमम कितना हो सकता है मैक्सिमम इंफिनिटी. इन्फिनिटी है ना तो हम लोग मतलब इन्फिनिटी के ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं उसको भी एकोमोडेट कर सकते हैं और नियर बाय ऑब्जेक्ट को भी देख सकते हैं उसको भी एकोमोडेट कर सकते हैं बस बशर्ते ये है कि जब हम लोग इन्फिनिटी में देख कर एकोमोडेट कर रहे होंगे तो उतने ही लेवल का मतलब क्या कहते हैं नियर बाय ऑब्जेक्ट को नहीं कर पाएंगे नियर बाय ऑब्जेक्ट के लिए मिनिमम जो डिस्टेंस होना चाहिए एकोमोडेटिव पावर होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आया
हाँ भैया। आ गया ना? चलो ठीक है, अब कार्तिक इसका आंसर बताओ बेटा। What is the approximate power of accommodation of the eye for a person with normal vision? भैया हाँ, फोर फोर डिopter क्या डायोप्टर। बोलते हैं उसको? हाँ, फोर डिopter फोर बोलते हैं। और डायोप्टर। फोर डिopter की वैल्यू क्यों है? क्योंकि हमने 25 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट मीटर किया में है, ठीक कन्वर्ट है। करके। हाँ, ये चीज, इस चीज को याद रख लेना। चलो ठीक है, अब आयुष बेटा इसका आंसर बता दो। Bona लड़ा Tasu, what happens to the islands when the ciliary muscle can no longer make it more thick or convex? What happens to the islands when the ciliary muscle can no longer make it more or thick or convex? It means the eye can see further object more clearer. It signifies the maximum accommodation has been reached. It indicates a vision defect B. बी वाला ना, कि मतलब क्या है, सिलेरी मसल्स अपने आप को ऑलरेडी इतना कर चुका है कि उससे ज्यादा वो अकोमोडेट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो देखो, आप आज जो मैं अभी थोड़ा सा बताने जा रहा हूँ, वो बस कि तुमको ये रेंज ऑफ विजन, तो रेंज ऑफ विजन के बारे में तो तुम लोगों ने अभी जान लिया कि भैया मिनिमम 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, मैक्सिमम तो आपका इन्फिनिटी हो सकता है। लेकिन काफी बार नियर बाय ऑब्जेक्ट और तुम्हारा इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट नहीं लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है? फार पॉइंट लिखा रहेगा, ठीक है। तो जब भी मैं मान लो कि अगर मैं फार पॉइंट लिखता हूं, तो फार पॉइंट का मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो तुम्हारा इन्फिनिटी में रखा है, तो इन्फिनिटी से लाइट आ रही है और वो तुम्हारे ह्यूमन आई पे आ रही है, तब हम उस पॉइंट को बोलते हैं फार पॉइंट बोलते हैं। तो ह्यूमन आई तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, लार्ज डिस्टेंस को भी देख सकता है, काफी दूर तक के भी डिस्टेंस को देख सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास वो विजन ऑफ पावर हो रखी है, उसके पास मतलब क्या कहते हैं, उसके पास मतलब पावर ऑफ अकोमोडेशन हो रखा है, क्योंकि उसका आई लेंस वैसे हो रखा है। ठीक वैसे ही जो तुम्हारा पास का जो ऑब्जेक्ट होता है, जो 25 सेंटीमीटर रख रखा है, तो हम लोग इसको फार डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, डिस्टेंट भी बोल सकते हैं, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। और जब मैं 25 सेंटीमीटर को लिखने की कोशिश करूंगा, तब मैं उसको बोलूंगा कि हाँ ये तुम्हारा नियर ऑब्जेक्ट है। क्या बोलूंगा? नियर ऑब्जेक्ट या फिर नियर बाय ऑब्जेक्ट। तो जो नियर पॉइंट होता है ह्यूमन आई का, जिसको वो बड़े आसानी से देख सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं 25 सेंटीमीटर। क्या बोलते हैं? 25 सेंटीमीटर। तो काफी बार इसको अलग अलग नाम से भी बोला जाता है, और अलग नाम होता है, जैसे तुम्हारा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन। क्या बोल देते हैं इसको? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन, ठीक है। क्या होता है? डिस्टेंट विजन। तो मतलब कि तुम्हारा मिनिमम डिस्टेंट विजन कितना होना चाहिए ताकि तुम मतलब बड़े ही आसानी से रेटिना में इमेज बना सको, तो वो होता है तुम्हारा 25 सेंटीमीटर। और अगर कभी भी इतना बड़ा लिखकर नहीं आएगा, तो क्या लिखकर आ जाएगा? तुम्हारा नियर ऑब्जेक्ट। क्या लिखकर आ जाएगा? तुम्हारा नियर ऑब्जेक्ट लिखकर आ जाएगा। तो जो तुम्हारा मिनिमम डिस्टेंस लिखा रहता है, वो हमेशा मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। और जो इसकी वैल्यू होती है वो कितनी होती है? तुम्हारे 25 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब यही है कि अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है या फिर आपको कुछ भी पढ़ना है, तो आपको मतलब क्या कहते हैं, 25 सेंटीमीटर का एटलीस्ट डिस्टेंस होना ही चाहिए। जैसे ये देखो, न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर को आप एटलीस्ट 25 सेंटीमीटर पे रखते हो, तभी आप उसको क्लियरली देख पाते हो, समझ पाते हो। तो ये जो फार्दर पॉइंट होता है आई का, जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हो क्लियरली, किसकी बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आप किसी भी चीज को देख रहे हो और मतलब क्या कहते हैं बहुत मतलब धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है, नहीं। एक ऐसा पॉइंट जो कि काफी दूर है और आप उसे क्लियरली देख पा रहे हो, तभी आप उसको फार पॉइंट ऑफ द आई बोलोगे, कि मतलब मेरी आई की इतनी क्षमता है कि मैं इतनी दूर की चीज क्लियरली देख सकता हूं। तो वो आपके लिए इन्फिनिटी हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? वो आपके लिए इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये होता है ह्यूमन आई का। ठीक वैसे ही आप कोई भी पास की चीज आप कितना क्लियरली देख पा रहे हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं नियर पॉइंट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? नियर पॉइंट। तो जो एक एवरेज है वो तुम्हारा कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। तो जब भी इसको हम लोग दूसरे नाम से भी बोल सकते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन, ठीक है। तो जो मिनिमम डिस्टेंस है किसी भी ऑब्जेक्ट की, आपकी ह्यूमन आई के सामने अगर रखी जाए, और वो जो ह्यूमन आई एकदम नॉर्मल हो और आप उसको क्लियरली देख पाओ बिना किसी स्ट्रेन के, बिना किसी दिक्कत के, तो उसको हम लोग बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं कि मिनिमम
मैक्सिमम कितना डिस्टेंस होना चाहिए आपका 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, या फिर हम बोल सकते हैं कि मैक्सिमम एकोमोडेशन ऑफ द सिलेरी मसल्स व्हेन इट इज इन अ कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, मतलब वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में हो, तो ये चीज है। तो अगर आपको मतलब बुक को रीड करना है क्लियरली कंफर्टेबली काफी देर तक, तो आपको उसको मतलब 25 सेंटीमीटर तक रखना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप उसको होल्ड करे रहोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी आंखों में पेन होने लगेगा, और वो जो आपकी जो बुक में जो इमेज बन रखी है, जो प्रिंट हो रखा है, वो आपको ब्लड दिखाई देने लगेगा। और ये काफी बार होता है, कभी भी देखना जब भी आप लोग मतलब क्या कहते हैं बुक को पास में रख के याद करने की कोशिश करते हो, रोट लर्निंग करते हो, तो फिर धीरे धीरे आपका मन नहीं करता। इसी वजह से हमेशा कहते हैं कि बैठ के पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि जब भी आप ऑब्जेक्ट को रखते हो, मतलब अपनी किताब को रखते हो, तो आप कुछ इस हिसाब से रखने की कोशिश करते हो कि हाँ वो 25 सेंटीमीटर पे रखी हुई है, तो जिसकी वजह से आप ज्यादा देर तक, ज्यादा लंबी देर तक आप अपने किताबों का अध्ययन कर सकते हो। अदरवाइज आपकी आंखों में स्ट्रेन पड़ेगा और आपको दिक्कत होने लगेगी। तो मुझे बताओ ये रेंज ऑफ विजन समझ में आया कि नहीं आया? रेंज ऑफ विजन समझ में आ गया ना? अब तुम लोग को पता है मैं हाँ कल क्या बताऊंगा? कल मैं तुम लोग हाँ को भैया। बताऊं, कल से तुम लोग को पढ़ाना स्टार्ट करूंगा डिफेक्ट ऑफ विजन। कि अगर जैसे मान लो कि अगर किसी की आंखों में अगर दिक्कत है, तो उसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, और कैसे हम लोग मतलब क्या कहते हैं उसको निकालने की कोशिश करेंगे, उसका मतलब करेक्शन फॉर्म लेकर आएंगे। तो ये हमारे लिए कल थोड़ा और ज्यादा टॉपिक मतलब क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन उससे पहले आंसर दो। यश इसका आंसर दो। what is the farthest point from the eye at which an object can be seen clearly called हम्म, near point, focal point, far point, infinity point? क्या बोलते हैं उसको? farthest point मतलब दूर सबसे। हाँ दूर, फारदेस्ट मतलब क्या होता है? दूर, फार, है ना? दूर। तो मुझे बताओ अगर जैसे कोई भी इंफिनिटी। हाँ नहीं, इन्फिनिटी इन्फेनाइट पॉइंट नहीं बोलते हैं उसको। फार जैसे मान लो पॉइंट। कि इन फार पॉइंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको? फार पॉइंट बोलेंगे। फार पॉइंट। मतलब far point जैसे मेरा फार पॉइंट अलग हो सकता है, तुम्हारा फार पॉइंट अलग हो सकता है। मेरा फार अच्छा पॉइंट आज। अगर मेरा अगर मान लो कि मेरी आई का 4 डिopter है पावर, तो मेरा जो फार पॉइंट होगा वो तुम्हारा भी, अगर तुम्हारा भी 4 डिopter है, तो तुम्हारा और हमारा जो फार पॉइंट होगा बराबर होगा। क्यों? क्योंकि एक डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट को हम लोग बड़े आसानी से क्लियरली देख पा रहे होंगे। लेकिन अगर मान लो कि तुम्हारा 3 डिopter है, मेरा 5 डिopter है, या मान लो मेरा 4 डिopter है, तुम्हारा 3 डिopter है, तब उस केस में जो तुम्हारा डिस्टेंस का जो ऑब्जेक्ट क्लियरली दिख रहा होगा, क्या वो मेरा इसमें क्लियरली दिख रहा होगा? नहीं दिख रहा होगा भैया ना, एकदम अलग अलग होगा। तब उस समय जो तुम्हारा फार पॉइंट होगा वो अलग होगा, और मेरा वाला जो फार पॉइंट होगा वो अलग होगा। तो इसी वजह से बोलते हैं कि एक ऐसा पॉइंट जो काफी दूर है और वो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब है कि वो आपकी आपकी आई का वो सबसे ज्यादा फार पॉइंट है। तो मुझे बताओ ये समझ में आ गया? हाँ भैया ये समझ आ हाँ गया। आ गया ना? चलो ठीक है, आर्यन अब इसका आंसर बताओ। For a normal human eye, where is the far point located? At infinity. एट इन्फिनिटी है ना? और जब मैं ह्यूमन आई बोलूंगा तो फिर उसकी पावर कितनी होगी? 4D। 4D, 4D नहीं 4 डिopter बोले, क्या बोलेगा? हाँ 4D। 4 4D डिopटर, ऑप्टर। ठीक है, वेरी गुड। आ जाओ अब इसका बताओ आंसर आयुष। Both. आयुष है? What is the nearest point हम्म, up to which the eye can see an object clearly without any strain called हम्म, far point, point of accommodation, least distance of distance, distinct vision, blind spot, हम्म, nearest point. Sir, point of accommodation, नहीं, सी। सोचो। least distance of distance, हाँ distinct डिस्टिंक्ट vision. विजन है ना? जो तुम्हारा नियरेस्ट पॉइंट होता है, जिसकी वजह, जिसके थ्रू मतलब इतना नियरेस्ट पॉइंट जिसके थ्रू मतलब आई बड़े क्लियरली उसको देख पाए, बिना किसी स्ट्रेन के, बिना किसी दिक्कत के, उसको हम लोग बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस, है ना? हम उसको नियर बाई भी बोल सकते हैं, नियर बाई बोल सकते हैं। जैसे फार पॉइंट बोला है, नियर बाय पॉइंट भी बोल सकते हैं। लेकिन यार नियर बाय पॉइंट तो कहीं लिखा नहीं है, तो फिर जो उसका आंसर होगा वो क्या होगा तुम्हारा? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, है ना? कि मतलब डिस्टिंक्ट विजन जो सबसे मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी, वो तुम्हारा नियरेस्ट पॉइंट होगा, वो उस चीज का है। वेरी गुड, आ जाओ। अब यान मुझे इसका आंसर बताओ कि तुम्हारा नॉर्मल अगर ह्यूमन आई है, तो अगर उसको नियरेस्ट पॉइंट कितना होना चाहिए ताकि आप उसको क्लियरली देख पाओ? बताओ। भैया सी वाला। 25 सेंटीमीटर, वेरी गुड, आ जाओ। कार्तिकेय अब इसका आंसर बताओ। कार्तिक नहीं भैया। चलो ठीक है, प्रणव इसका आंसर बताओ फिर तुम। वो भी नहीं है।
चलो फिर उसके बाद तुम मुझे अंश तुम बताओ, आर्यन तुम ही बताओ। हाँ भैया। The term least distance or distinct vision refer to the maximum distance of eye can see. The minimum distance an object must be placed to be seen clear without strain. The distance at which a eye can no longer accommodate. The point where भैया B वाला। बी वाला ना, मिनिमम डिस्टेंस, लीड डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन का मतलब क्या है कि मिनिमम डिस्टेंस, जब ऑब्जेक्ट आपका पास में रखो लेकिन फिर भी आप उसे क्लियरली देख पा रहे हो बिना किसी दिक्कत के। वेरी गुड, आ जाओ अब इसका आंसर बताओ यश। What is the recommended distance to hold a book for clear and comfortable reading without eye strain? 25 centimeters. 25 सेंटीमीटर, वेरी गुड, आ जाओ अब इसका आंसर बता दो आयुष। What happens if you try to read a book by holding it very close to your eyes? The text will appear sharper. You will feel no strain. The image of printed metal. Sir, is C. सी वाला C। ना, द इमेज ऑफ द प्रिंटेड C. मैटर लुक्स विल ब्लड, वेरी गुड। अब यान Blood। मुझे इसका आंसर बताओ, हम लोग मतलब क्या कहते हैं, क्यों बुक को मतलब क्या कहते हैं एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर को पढ़ने के लिए बोलते हैं, ताकि हम लोग किस चीज को अवॉइड कर पाए, हेडेक को अवॉइड कर पाए, कि ब्लड विजन को अवॉइड कर ब्लर। पाए, भैया कि B ड्राई, वाला। बी वाला ना, ब्लड विजन को अवॉइड कर पाए, है ना, वेरी गुड, आ जाओ अब इसका आंसर बता दो यश। आर कोई और रुक जाओ एक सेकंड को, सर अब एक तो तो कुछ लोग है नहीं ना। नहीं है, नहीं अब क्वेश्चन है केवल। ठीक है, हाँ चलो ठीक है अब सर, जा इसका रहा हूँ, बाय। इसका आंसर बताओ, मतलब यश बताओ। The अबे आई। ability of the eye to comfortably read at a specific distance is related to its far point, blind point, placed distance of distinct vision. C वाला। ऐसी है ना, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, देखो इसमें भी बड़ा कंफ्यूजिंग वे में दे रखा है ना, लेकिन एक है स्पेसिफिक हाँ। डिस्टेंस बोल दिया उसने कि अगर आपको वहां से कंफर्टेबली रीड करना है तो वो आपका 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, नियर बाय ऑब्जेक्ट बोलो या फिर उसे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन भी बोल सकते हो। चलो आर्यन अब इसका आंसर बताओ। If a image of a printed matter look blurred when a book is held too close, it indicates the eye power of accommodation is underutilized. The eye power of accommodation is overextended. The light is insuff- ins- insufficient। क्या भाई क्या लिखा है ये? Insufficient. इनसफिशिएंट। Insufficient। The book print quality is poor। भैया बताओ, भैया ए वाला। तुम बताओ इयान। C वाला। भैया पढ़ा नहीं। द इमेज ऑफ द प्रिंट ऑफ मैटर लुक्स डर व्हेन अ बुक हैड टू क्लोज। द द भैया बी वाला। बी वाला ना, तो अब आप क्या कर रहे हो, ह्यूमन आई की जो मतलब पावर है उसको आप ओवर एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहे हो ना, उससे ज्यादा ले जाने की कोशिश कर रहे हो, वो ज्यादा ले जाओगे तो फिर वो जो चीज है क्या होगा, ब्लड दिखने लगेगा। तो अभी देखो तुम्हारे एनसीईआरटी में क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन ये है कि मुझे बताओ, अगर जैसे मान लो कि अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, अगर मान लो मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी आंखों से दूर लेके जाता हूँ, तो तुम्हारी जो आई में जो इमेज के जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, वो बदलेगा, वो चेंज होगा या नहीं होगा, मुझे पहले बस इतना बता दो। अच्छा कोई चेंज हो गया। चेंज होगा। चेंज। नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा ये तो गॉड गिफ्टेड है ना, तुम्हारी इमेज कहाँ बनती है, रेटिना में बनती कि नहीं बनती है, बताओ मुझे बताओ। हाँ ये भैया। आपने क्या बनती है पूछा ना, था? तो तुम्हारे आई लेंस से लेकर तुम्हारे मतलब रेटिना तक की तुम डिस्टेंस को बदल सकते हो क्या, नहीं नहीं नहीं। नहीं नहीं बदल भैया। सकते ना। तो ये तुम्हारे नॉर्मल ह्यूमन आई की बात कर रहा है, उसमें यही बताने की कोशिश कर रहा है कि जो तुम्हारा ह्यूमन आई होता है उसमें जो आपकी जो इमेज की जो डिस्टेंस होती है जो आपके रेटिना में बनती है, आपके आई लेंस से लेकर रेटिना में, वो एकदम फिक्स्ड होती है, वो आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, है ना। तो देखो क्वेश्चन इस तरीके से भी मतलब घुमावदार ऐसे पूछ सकता है ना, तो इस चीज को याद रख लेना। अभी मैं क्या करता हूँ, एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन ये है, व्हाट इज पावर ऑफ अकोमोडेशन, ठीक है, व्हाट इज पावर ऑफ अकोमोडेशन, ठीक है। तो इसमें तुम बताओगे पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ, रुक जाओ मैं लिख देता हूँ, व्हाट इज पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एंड नियर बाई ऑब्जेक्ट, ठीक है।
तब उसमें मतलब क्या कहते हैं, तुम बड़े अच्छे से समझाओगे कि तुम्हारा जो आई लेंस होता है तब वो कैसा फॉर्म होता है, जब तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि जब डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है तो कैसे क्या होता है, ये सारी चीजें समझाने की कोशिश करोगे। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आया आज का हाँ जो भैया। लेक्चर था? हाँ किसी को भैया। कोई डाउट है? भाई भैया। पक्का? चलो ठीक है।